हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिक्स सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका एसईसी कोर्स के अंतर्गत, मतलब कि स्किल इनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत आपका आता है। आपकी बुक का नाम है भारत में रेडियो और सिनेमा। हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 के चैप्टर 2 की, बिकॉज आपको यूनिट 1 में अराउंड 3 से 4 चैप्टर कवर करने हैं। ये सारा सिलेबस में मैं ये सारी बातें मैं सिलेबस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सिलेबस को एक बार आप देख लीजिए, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और चैप्टर किस टाइप से है। यूनिट 1 का नाम है भारत में प्रसारण, मतलब भारत में जो ब्रॉडकास्टिंग है कब, औपनिवेशिक काल, जब ब्रिटिशर्स भारत में ही थे उस समय भारत में ब्रॉडकास्टिंग किस प्रकार आरंभ हुई उसके बारे में है। चैप्टर 2 का नाम है ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्रामिंग नीतियां और प्रचार, मतलब ऑल इंडिया रेडियो के बारे में इसमें ज्यादातर बताया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरा देखिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि ऑल इंडिया रेडियो के बारे में बन सकता है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं आगे। बात करें जून 1935 में लियोनेल फील्डन ने नाम बदलने तक एआईआर को पहले भारतीय राज्य प्रसारण सेवा आईएसबीएस के रूप में जाना था। अब देखिए, सिंपली अगर इसको समझने की कोशिश करें तो पहले आया था बीआईसी, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ऑफ इंडिया, सॉरी आईबीसी, ठीक है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी सबसे पहले आया। आईबीसी, आईबीसी बंद हो गया, उसके बाद आया आईएसबीएस। जब आईएसबीएस नहीं हुआ तो उसका नाम चेंज करके कर दिया गया एआईआर, ठीक है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, एंड देन ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो तो बाद में हुआ था, शुरुआत में आप इसे कह सकते हैं कि अखिल भारतीय रेडियो या फिर ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टाइम चला। तो ये जो आई बी सी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, 1930 तक चली थी। उसके बाद ये तीन अराउंड 27 में खुली थी, 30 के अंतर्गत इसको बंद कर दिया गया, बिकॉज ये घाटे में चल रही थी। उसके बाद इसका नाम बदल, मतलब गवर्नमेंट ने जब इसे हायर करा तो इसका नाम कर दिया गया आईएसबीएस, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। परंतु फिर भी ये कुछ ज्यादा ही फायदे में नहीं रही नाम बदलने के बावजूद भी, ठीक है। तो अंत में इसका नाम कर दिया गया एआईआर, ठीक है। तो 1935 में जो लियोनेल फील्डन थे, लियोनेल फील्डन ने जो आईएसबीएस है उसका नाम बदलने तक उसे नाम बदलने के बाद उसको एआईआर कर दिया गया, ठीक है। 1935 में ग्रामीण आबादी के लिए स्पष्ट रूप से लक्षित कार्यक्रमों के एआईआर के प्रसारण की शुरुआत हुई। अब देखिए, अगर आप अपने बुक्स में चेकआउट करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आपको टिक मार्क के क्वेश्चन में मिलेगा कि भारत में कौन से, मतलब भारत में कब ग्रामीण आबादी के लिए कार्यक्रम आरंभ किए गए, ठीक है। तो जो 1935 में ये काम किया गया था, 1935 में ग्रामीण आबादी के लिए स्पष्ट रूप से लक्षित, मतलब टारगेटेड, मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ ही प्रोग्राम्स जो कि टारगेट है कि हाँ भाई इन्हीं जनता को सुनाना है, उन कार्यक्रमों को क्या करा गया, प्रसारण करना आरंभ किया गया। 1 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सरकार को आईबीसी के प्रसारण कार्य पर नियंत्रण करने के लिए मजबूर होना पड़ा और जिम्मेदारियों का उद्योग और श्रम विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लेबर को सौंप दिया गया। अब देखिए, 1 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सरकार के पास एक आवेदन आया कि आप आईबीसी को हायर कर लीजिए, मतलब अक्वायर कर लीजिए, ठीक है, और उसको चलाने में मदद करिए, बिकॉज आईबीसी के पास अब इतना पैसा नहीं था कि वो उसको चला सके। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उस कंपनी को अपने अंतर्गत कर लिया, उसकी जिम्मेदारी उठाई और किसको दे दी उसकी जिम्मेदारी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लेबर को उसकी जिम्मेदारी दे दी गई। 1931 के अंत में लाइसेंसों की संख्या 8000 तक पहुंची थी और अधिकारियों ने भारतीय राज्य प्रसारण सेवा, मतलब आईएसबीएस के भविष्य के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, लाइसेंस की जो आप कह सकते हैं संख्या थी वो बढ़ती जा रही थी, समय के साथ साथ वो 8000 तक पहुंच गई थी, ठीक है। तो इस लाइसेंस से मतलब है कि उस समय जब ब्रिटिशर्स भारत में थे और रेडियो का बहुत ज्यादा प्रचलन था, तो उस समय लोगों को लाइसेंस चाहिए था रेडियो पे प्रसारण करने के लिए, ठीक है। तो इतने लोगों ने अप्लाई करा था और इतने लाइसेंसों की संख्या बढ़ गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब जो अधिकारी हैं
अधिकारियों ने क्या करा, भारतीय राज्य प्रसारण सेवा के भविष्य के बारे में, मतलब ISBS का जो फ्यूचर भविष्य होगा उसके बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त करी, क्योंकि IBC का नाम बदलकर ये कर दिया गया और अब ये भी खतरे में था। ISBS ने अंततः एक ओवरहॉल किया ओवरहाल किया और इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। अब देखिए, अब ISBS का अंत में क्या निकला, अब ISBS भी कुछ ज्यादा चल नहीं पाया, घाटे में ही चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने उसका नाम चेंज करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया। 1940 में जब फील्डन ने इस्तीफा दे दिया तो द्वितीय विश्व युद्ध में सुनिश्चित किया कि सरकार प्रचार के लिए रेडियो और संदेश देने का इस्तेमाल करें। अब देखिए, जब 1940 में लियोनेल फील्डन, जिनको बुलाया गया था BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से यहाँ बुलाया गया था भारत में, ताकि वो भारत में आए और रेडियो का जो प्रसारण की सेवा है उसका विकास करें, तो इस काम के लिए इस व्यक्ति को बुलाया गया। परंतु इस व्यक्ति ने 1940 में अपने पोस्ट से क्या करा, रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो जब इस्तीफा दिया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अबाउट टू, आप कह सकते हैं कि 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही चला आ रहा है, 1939 से 45 तक चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए उन्होंने एक सुझाव दिया कि गवर्नमेंट प्रचार के लिए रेडियो का प्रयोग करे और संदेश देने के लिए किसका, रेडियो का प्रयोग ही करे। अब आगे बढ़े, प्रसारण और भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित होने पर प्रसारण को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जिसने प्रांतीय सरकारों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। 1935 में भारत सरकार ने एक अधिनियम पास किया था जो कि प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग के लिए था। समवर्ती सूची में इसे शामिल भी किया गया, जिसने प्रांतीय सरकार, क्योंकि आपको पता ही होगा ब्रिटिशर्स के समय भारत में एक पूरी गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी, ठीक है, जो प्रांत हुआ करते थे उनकी अपनी अपनी सरकार हुआ करती, तो उन सरकार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब प्रांतों में गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो सके, ठीक है, गवर्नमेंट तैयार हो सके, इसके बीच में जो रास्ता था, मतलब जो मार्ग था इस काम को करने के लिए, वो मार्ग आगे बढ़ाया। आगे बढ़े, 1935 के अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार कानूनी रूप से क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन पर तब तक पुलिस नहीं लगा सकती जब तक कि वे इसे निरंकुश तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे। अब इसको समझिए, 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था ब्रॉडकास्टिंग या फिर प्रसारण के लिए, उसके अंतर्गत एक बात कही गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कानूनी रूप से क्षेत्रीय रेडियो, मतलब आप कह सकते हैं कि कोई बहुत मेन रेडियो नहीं हुआ करते थे कि बहुत बड़े एरिया में, ठीक है, क्षेत्रों में छोटे छोटे रेडियो लगाए और वो रेडियो अपने आसपास के क्षेत्र की जानकारी साथ में प्रसारण करा करते थे, तो कार्यक्रम दिया करते थे। तो उन क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन पर पुलिस को तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि वो जो रेडियो स्टेशन है वो निरंकुश, मतलब आप कह सकते हैं फ्रीली कुछ भी बोल रहे हों, तब तक उनपे कोई भी पुलिस नहीं लगाई जा सकती। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन या कंपनी और ऑल इंडिया रेडियो के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह था कि पूर्व को एक स्वतंत्र ट्रस्ट में बदल दिया गया था, जबकि बाद वाला में गिरते हुए शहर राज्य की मजबूती पकड़ में था। ठीक है, आप देखिए, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी और ऑल इंडिया रेडियो में आप कह सकते हैं कि अंतर क्या था, कि पूर्व को स्वतंत्र ट्रस्ट में बदल दिया गया। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र थी कंप्लीटली, परंतु ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर दबाव था गवर्नमेंट का। ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ब्रिटिश में थी, ठीक है, तो ये कंप्लीटली आप कह सकते हैं कि फ्री थी, लोगों मतलब फ्री तो नहीं कह सकते, परंतु ये कह सकते हैं कि अपने हिसाब से वो कुछ भी काम कर सकते थे, कोई भी प्रसारण हुआ करता था वो करा जा सकता था। करंट में इसे हम BBC कहा करते हैं, ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। अब आगे बढ़े, 1937 के चुनाव के दौरान 1935 के अधिनियम ने लोगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा चुने गए नेताओं के बजाय अपने चुने गए प्रतिनिधियों को वोट देने की अनुमति दी। तो 1935 में जो अधिनियम आया था उसने 1937 में होने वाले चुनाव के लिए लोगों को और ज्यादा सहूलियत प्रदान की, एक प्रकार से, क्योंकि अब वो लोग, जो जनता थी, वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुने गए नेताओं के बजाय अपने चुने गए प्रतिनिधि, आप कह सकते हैं अपने चुने गए लीडर्स को क्या कर सकते, वोट दे सकते थे। लियोनेल फील्डन चुनावी कवरेज के लिए आकाशवाणी पर समय देना चाहते थे, क्योंकि राजनीतिक गतिविधि कानूनी थी और 1935 का अधिनियम द्वारा स्वीकृति भी थी। तो लियोनेल फील्डन क्या चाहते थे कि चुनाव की जो कवरेज है, मतलब चुनाव की जो भी जानकारी है उसको आकाशवाणी पर समय देना चाहिए, मतलब आकाशवाणी पर भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक गतिविधि है, राजनीतिक मतलब राजनीति गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है और कानूनी थी।
और 1935 में जो अधिनियम आया उसके उसकी स्वीकृति भी लेती थी। ना ही जो आप कह सकते हैं कि इलेक्शन की जो न्यूज़ है, ना ही वो कोई निरंकुश काम है, ठीक है, और ना ही वो जनता को भड़काने का कोई काम है। तो वो 1935 के अधिनियम को भी स्वीकृति देती थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस अवधारणा को पूरी तरह से खारिज कर दिया और इसके बजाय फील्डन को गोपनीय पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने विघटनकारी कार्यों के प्रति अपनी जबरदस्त जबरदस्त नाखुशी व्यक्त की। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने जो न्यूज की कवरेज रेडियो पर प्रस्तुत की जा रही थी उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। मतलब उसकी जो आप कह सकते हैं कि लोग जो उसकी मांग कर रहे थे कि न्यूज को प्रसारित किया जाए, उसको भी पूरी तरह से गवर्नमेंट ने मना कर दिया। और तो और लियोनेल फिल्डन को एक गोपनीय मतलब छुपा हुआ एक पत्र भेजा सीक्रेटली, और उस पत्र में अपना गुस्सा, जो गवर्नमेंट का गुस्सा है, वो उनको दिखाया। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक आता है समाचार सेवाएं किस प्रकार की थी। 1930 और 1936 के बीच बॉम्बे और कोलकाता में आकाशवाणी के स्टेशन के साथ दिल्ली में 1936 में एक बार स्टेशन के प्रसारण पर प्रत्येक रात 8:30 बजे प्राइम टाइम स्लॉट के दौरान दो दैनिक समाचार प्रसारण प्रसारित किए जाते थे। ठीक है, तो दिल्ली में 1936 में दिल्ली में एक बार स्टेशन का प्रसारण हुआ। ठीक है, उसके बाद एक टाइम दे दिया गया कि 8:30 बजे, रात को 8:30 बजे क्या प्रस्तुत किए जाएंगे, दैनिक समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे और उनका प्रसारण किया जाएगा। 1930 और 1936 के बीच बम्बई और कोलकाता में आकाशवाणी स्टेशनों के साथ भी सेम यही चीज हुई। ठीक है, और दिल्ली में जो स्टेशन प्रस्तुत रेडियो स्टेशन थे उन पे भी रात को 8:30 बजे न्यूज प्रस्तुत की जाती थी। रात 9:30 बजे तक इस अवधि के दौरान एक अंग्रेजी भाषा की दूसरी दिल्ली और बॉम्बे में हिंदुस्तानी भाषा और एक तिहाई कोलकाता में बंगाली समाचार रिपोर्ट थी। अब देखिए कि जगह के हिसाब से जो भाषा है उसमें चेंजेस हुआ करते थे। ठीक है, और उसके हिसाब से जो न्यूज़ है वो प्रस्तुत की जाती थी। रात 9:30 बजे तक इस अवधि के दौरान अंग्रेजी भाषा में भी न्यूज़ प्रस्तुत की जाती थी कुछ हिस्सों में, कुछ दिल्ली के और बम्बई के कुछ हिस्सों में हिंदुस्तानी मतलब हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता था, और कोलकाता से बंगाली में समाचार की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती थी। 1937 में केंद्रीय समाचार संगठन CNO, सेंट्रल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, इसका निर्माण किया गया। केंद्रीय समाचार संगठन की स्थापना की गई और समाचार बुलेटिन प्रतिदिन शाम को 6 बजे अंग्रेजी में और शाम को 6:05 पे हिंदुस्तानी में प्रसारित किए जाते थे। ठीक है, तो 1937 में एक क्या बनाया गया, एक संगठन बनाया गया, केंद्रीय समाचार संगठन CNO। और तो और जो समाचार थे, समाचार बुलेटिन प्रतिदिन शाम को 6 बजे अंग्रेजी में हुआ करते थे और 6:05 पे हिंदुस्तानी भाषा में प्रसारित किए जाते थे। लियोनल फिल्टन ने अपनी रिपोर्ट में तर्क दिया कि हिंदुस्तानी को प्रसारण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए वाली प्राथमिक भाषा रहना चाहिए। अब देखिए जो लियोनल फिल्टन थे उन्होंने एक बात बताई जब उन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, तो उस रिपोर्ट में उन्होंने एक चीज बताई कि रेडियो पर जो प्रसारण किया जाता है वो इंग्लिश की बजाय हिंदुस्तानी भाषा में किया जाना चाहिए। मतलब कि अगर कोलकाता में है तो बंगाली भाषा में, अगर बम्बई में है तो बम्बई की जो रिलेटेड भाषा है वहाँ की, और या फिर दिल्ली में है तो हिंदी भाषा में कम्प्लीटली जो प्रसारण है वो किया जाना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद AIR ने कुछ समय के लिए रेडियो प्रसारण में हिंदुस्तानी भाषा को व्यवहारिक विकल्प के रूप में भी बनाए रखा। ठीक है, तो 1947 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली तो AIR ऑल इंडिया रेडियो के ने कुछ समय के लिए क्या करा, रेडियो प्रसारण में हिंदी हिंदुस्तानी भाषा को एक व्यवहार विकल्प मतलब एक विकल्प ऑप्शन बना के रखा कि हाँ इस भाषा को भी हम यूज करके क्या कर सकते हैं, प्रसारण कर सकते हैं। आगे बढ़े, AIR ने 1927 सॉरी AIR ने 27 नवंबर 1949 को अपनी सभी कार्यक्रम पत्रिकाओं में हिंदुस्तानी शब्द को हिंदी में बदल दिया। अब देखिए ऑल इंडिया रेडियो ने क्या करा, 27 नवंबर 1949 को जितने भी उसके कार्यक्रम थे, पत्रिकाएं होती थी, उन सब में हिंदुस्तानी भाषा को चेंज करके हिंदी भाषा में बदल दिया गया। सॉरी, हिंदुस्तानी जो शब्द था ना उसको बदलकर हिंदी कर दिया गया। मतलब अब जो प्रसारण होंगे वो हिंदी भाषा में होंगे, ना कि हिंदुस्तानी भाषा में, इस प्रकार से कहा जाता। इसके तुरंत बाद AIR ने उर्दू में अलग अलग समाचारों का प्रसारण भी शुरू कर दिया। मतलब कुछ समय बाद ही उर्दू भाषा में भी, बंगाली भाषा में भी, ठीक है, तमिल की जो भाषाएं हैं, समय के साथ साथ AIR ने जो प्रसारण है वो जगह जगह और उसके भाषा के हिसाब से चेंज कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े, ग्रामीण प्रसारण और कार्यक्रम।
8 अगस्त 1927 को एक औपचारिक सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के विभिन्न विभागों के सदस्यों ने इस समाचार पर प्रस्ताव रखा कि आईबीसी बॉम्बे और कोलकाता में शुरू होने वाले सामुदायिक रिसीवर का उपयोग करके भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यक्रम को प्रसारित किया जाना चाहिए। तो इस बात को समझिए कि 8 अगस्त 1927 को एक औपचारिक सम्मेलन हुआ, मतलब एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के जो अलग अलग विभाग के लोग थे, सदस्य थे, उन सदस्यों ने एक सुझाव दिया कि हमारे पास जो आईबीसी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, ठीक है, मतलब अभी तक ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी अभी तक भी बंद नहीं हुई, ये बंद हुई 30 में। ठीक है, तो आईबीसी का उन्होंने एक सुझाव दिया कि आईबीसी का प्रयोग करके बॉम्बे और कोलकाता के जो आसपास के क्षेत्र हैं, वहां के क्षेत्रों के लिए हम क्या करें, वहां के ग्रामीण लोगों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करें। जो शैक्षिक कार्यक्रम है, मतलब शिक्षा से रिलेटेड हो गए या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने थे वो हमें प्रस्तुत किए जाने चाहिए। मतलब गांव से रिलेटेड कार्यक्रम अगर बच्चे देख रहे हैं तो बच्चों से, शिक्षा से रिलेटेड कार्यक्रम महिलाएं देख रही हैं तो उनसे रिलेटेड कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने चाहिए। किस पर? रेडियो पर। भारत में रेडियो प्रसारण के पहले 10 वर्षों के अंत में ग्रामीण प्रसारण शुरू हुआ। ठीक है, तो भारत में जो रेडियो प्रसारण था वो पहले 10 वर्षों के अंत ग्रामीण प्रसारण किया जा रहा था। जबकि 1929 में फ्रैंक ल्यूगुड ब्रायन ने ग्रामीण जीवन के बारे में लिखा। उन्होंने ग्रामीण जीवन के बारे में बताया, तो उन्होंने यह आभास हुआ कि गांव पारंपरिक जीवन शैली की एक उत्कृष्ट इकाई है, लेकिन इसमें कई सामाजिक बुराई हैं जिसके समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार की भागीदारी की भी आवश्यकता है। तो जो फ्रैंक ल्यूगुड ब्रायन थे, उन्होंने 1929 में अपनी एक प्रकार से रिपोर्ट लिखी या फिर उन्होंने एक नोट लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने गांव के बारे में जानकारी प्राप्त करी, गांव का जो आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस है वो प्राप्त किया, और उसके बाद उन्होंने बताया कि इसमें सामाजिक बुराइयां तो हैं परंतु इनको दूर किया जा सकता है। किसकी मदद से? ब्रिटिश सरकार की भागीदारी की आवश्यकता है, उससे वो ये जो सामाजिक चीजें हैं, बुराइयां, ये ठीक हो सकती हैं। ग्रामीण भारत को पुनर्जीवित करने के अपने प्रयास के तहत उन्होंने 1931 में लाहौर में यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन में एक शौकीय रेडियो स्टेशन की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो ग्रामीण भारत को पुनर्जीवित करने के लिए, मतलब ग्रामीण भारत में जो लोग हैं उन तक प्रसारण पहुंचाने के लिए, उन तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए, उसके तहत उन्होंने 1931 में क्या करा, 1931 में यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन में एक क्या करा, शौकीय रेडियो स्टेशन, मतलब जो लोग रेडियो स्टेशन का शौक रखते थे उस प्रकार का एक रेडियो स्टेशन वहां पे खोला ताकि वहां से क्या हो, प्रसारण किया जा सके। प्रांतीय सरकार सॉरी प्रांतीय सरकारें अपनी भाषा और मानसिकता के बेहतर ढंग से समझने के लिए ग्राम प्रसारण का उपयोग करके अपने समुदाय के दर्शकों के साथ बेहतर बातचीत कर सकती है। तो जो प्रांत की सरकार है, जैसे आप कह सकते हैं कि प्रांत हो गया, दिल्ली में कोई प्रांत हो गया या पंजाब में कोई प्रांत हो गया, तो इस प्रकार की जो प्रांतीय सरकारें थी वो अपनी भाषा और मानसिकता को बेहतर ढंग से समझने के, मतलब जिस प्रांत में वो रह रहे हैं उस प्रांत के बारे में और ज्यादा अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, वहाँ की भाषा और मानसिकता को जानने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रसारण का उपयोग कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग का उपयोग कर सकते हैं और समुदाय के दर्शकों के साथ बेहतर बातचीत कर सकते हैं। तो उस समुदाय या फिर वो जो लोग सुन रहे हैं, गवर्नमेंट उनके साथ अच्छे प्रकार से कम्युनिकेट कर सकती है, बात कर सकती है। आगे बढ़े। 1935 में इलाहाबाद और पेशावर के वाणिज्य स्टेशनों ने अपने अपने शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो प्रसारण शुरू किया। अब क्या हुआ, 1935 में इलाहाबाद और पेशावर में जो वाणिज्य स्टेशन है, ठीक है, वाणिज्य स्टेशन आप एक प्रकार से कह सकते हैं, जो बिजनेस वाले स्टेशन हैं, ठीक है, इन स्टेशन में अपने अपने शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो प्रसारण स्टार्ट किया। मतलब गांव का जो एरिया है ना, उस एरिया में इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग आरंभ करी ताकि गांव के लोगों को भी जो चीजें हैं वो पता चले। इन स्टेशनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखकर रेडियो प्रसारण किया। मतलब ग्रामीण गांव में जो लोग रहने वाले हैं ना, उनके हिसाब से क्या करा, प्रसारण प्रस्तुत किया। ऐसा नहीं है कि आए जो मन करा वो प्रसारित कर दिया, नहीं, गांव के लोगों के अकॉर्डिंग ही प्रसारण किया गया। आकाशवाणी ने बाद में ग्रामीण कार्यक्रम को अपने नेटवर्क के अंतर्गत शामिल कर लिया। बाद में क्या हुआ, आकाशवाणी ने ग्रामीण जो नेटवर्क था, मतलब ग्रामीण कार्यक्रम, उसको अपने अंतर्गत कर लिया। मतलब कि जो गांव में प्रसारण किए जा रहे थे, अब ये सारे के सारे काम किसके द्वारा किए जाएंगे, आकाशवाणी के द्वारा किए जाएंगे। अब आप आगे बात करें आकाशवाणी और संगीत का प्रबंधन। आकाशवाणी के अंतर्गत संगीत किस प्रकार शामिल किया गया।
ब्रिटिश अधिकारियों मुख्य रूप से लगता था कि वीडियो का प्रयोग करके केवल, सॉरी यहाँ पे वीडियो नहीं, यहाँ पे रेडियो आएगा, ठीक है। तो रेडियो का प्रयोग करके केवल समाचार, राजनीतिक बातें प्रसारण करने की जानी चाहिए, उन्हें संगीत प्रसारण करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। तो ब्रिटिश सरकार के जो लोग थे, उन्हें लगता था कि रेडियो का प्रयोग करके हमें क्या क्या प्रस्तुत करना चाहिए, राजनीतिक न्यूज हो गई या फिर कोई और बात हो गई, ठीक है, राजनीतिक बातें हो गई, समाचार हो गए, बुलेटिन्स, इन सब का प्रसारण किया जाना चाहिए, ना कि किसका, संगीत का, क्योंकि संगीत ना ही लोगों को कोई डिटेल प्रदान करती है, ना ही कोई न्यूज देती है, ठीक है। तो संगीत का कोई फायदा नहीं है, तो वो लोगों को दिलचस्पी नहीं थी कि रेडियो पर संगीत को भी प्रसारित किया जाना चाहिए। प्रसारण के पहले नियंत्रक लियोनेल फिल्डन, मतलब सबसे पहले जो प्रसारण के नियंत्रक का काम संभाला था, उन्होंने संभाला था लियोनेल फिल्डन ने। फिल्डन संगीत प्रसारण करने के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें लगता था कि संगीत लोगों को ना तो कोई निर्देश देता है और ना कोई जानकारी देता है। तो उन्हें लगता था कि संगीत लोगों के लिए फिजूल चीज है, ना ही वो लोगों को कोई निर्देश देगा, मतलब ऑर्डर देगा, और ना ही कोई जानकारी उन्हें प्रदान करेगा। भारत में रेडियो प्रसारण को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, आवश्यकता महसूस की गई, ठीक है। तो भारत में रेडियो प्रसारण, जो रेडियो पर ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि लोगों को हर समय न्यूज या फिर बहुत सारी चीजें, आप कह सकते हैं न्यूज हो गया, राजनीतिक चीजें हो गई, पसंद नहीं होती लोगों को। कभी कभी मनोरंजन भी चाहिए होता है, तो मनोरंजन किससे मिलेगा, संगीत से मिलेगा, ठीक है। तो संगीत को ऐड करके, मतलब जोड़कर, भारत पर जो रेडियो प्रसारण है उसको लाभ पहुंचाने के लिए क्या करना था, संगीत में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने थे, क्योंकि इसमें इतनी व्यवस्था नहीं थी कि अभी के लिए बड़े दर्शक अभिजात हितों का धारण कर सके, ठीक है। तो क्योंकि उस समय के संगीत में, आप कह सकते हैं, इतनी वैरायटी नहीं थी, इतनी अच्छी क्वालिटी का संगीत नहीं था, ठीक है, कि वो बहुत बड़े जो वर्ग है उसको संभाल सके, उसको मनोरंजित कर सके। AIR ने भारत में काम करने के लिए दो शास्त्रीय रूपों से प्रशिक्षित यूरोपीय संगीतकारी, बॉम्बे में वॉल्टर कैफमैन और दिल्ली में जॉन फर्ट्स को भर्ती किया। अब देखिए, ऑल इंडिया रेडियो ने क्या करा, भारत में काम करने के लिए दो बहुत बड़े बड़े, आप कह सकते हैं, संगीतकार या फिर संगीतकार के जानकार को कहाँ बुलाया, ठीक है, यूरोप से दो संगीतकारों को बुलाया, बॉम्बे में वॉल्टर कैफमैन को बुलाया गया और दिल्ली में जॉन फर्ट्स को बुलाया गया और इन्हें भर्ती किया गया। उनकी उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी पश्चिमी संगीत की प्रोग्रामिंग का प्रबंधन करना था, लेकिन उन्होंने नए भारतीय संगीत पर शोध और प्रयोग भी किए। तो उनका मेन काम क्या था कि जो पश्चिमी संगीत है, ठीक है, उसकी प्रोग्रामिंग का प्रबंधन था, मतलब उसकी प्रोग्रामिंग की जाए, उसको और अच्छा बेहतर बनाया जाए संगीत को। परंतु उन्होंने क्या करा, उन्होंने भारतीय संगीत को, आप कह सकते हैं, नए भारतीय संगीत के लिए भी उन्होंने काम किया। ऑल इंडिया रेडियो ने जिन चीजों को ध्यान में रखा, उसमें से एक वेतनभोगी कर्मचारी और उन कलाकारों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना था, ठीक है। तो ऑल इंडिया रेडियो ने एक बात का ध्यान रखा कि वह लोग जिनको वो एज ए, मतलब एम्प्लॉय की तरह रखा करते हैं, ठीक है, जिनको जो कर्मचारी हैं, जो वेतन लेते हैं, पैसा लेके काम करते हैं, वो और जो कलाकार हैं, उनके बीच में ठीक ठाक बात बनी रहे, कोई भी मसला, जिन्होंने जिन्हें AIR ने एक विशिष्ट कार्यक्रम के लिए काम पर रखा है, ठीक है। तो जो कलाकार हैं, उन्हें तो एक विशिष्ट कार्यक्रम काम के लिए रखा गया है, मतलब उनका एक काम काफी स्पेशल है बाकी लोगों के मुकाबले, और जो कर्मचारी है उनका वो दैनिक काम ही है। दूसरा, स्कूली बच्चों और शिक्षित और अशिक्षित और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं जैसे विभिन्न दर्शकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं का निर्धारण भी कर रहा था, ठीक है। तो AIR पहले तो उनके बीच जो कर्मचारी हैं और कलाकार हैं उनके बीच में समन्वय बना रहा। दूसरा, वो शिक्षित और अशिक्षित ग्रामीण जो लोग हैं, उसमें महिलाएं और अलग अलग प्रकार के जो समूह हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या कर रहा था, उनकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग प्रसारण करने के लिए सोच रहा था, निर्धारण भी कर रहा था कि कौन सी चीजें प्रसारण की जाए, महिलाओं के लिए कौन सी चीजों को प्रस्तुत किया जाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन सी चीजों को प्रस्तुत किया जाए। प्रत्येक समूह की अपनी विशिष्ट प्राथमिकताएं रहीं, जिनके अनुसार कार्यक्रम की समय सारणी के संक्षिप्त अंतराल में भजन, गजल जैसे संगीत प्रदर्शन को शामिल करना बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं था। मतलब आप कह सकते हैं कि बूढ़े लोगों के लिए या फिर जो लोग धर्म से रिलेटेड ज्यादा रखते हैं, उनके लिए भजन, गजल हो गई, कोई संगीत हो गया, इस प्रकार की चीजों को शामिल किया गया।
एआईआर के पास अपने स्टूडियो के बाहर प्रसारण के लिए आवश्यक तकनीकी साधन नहीं थे। रेडियो के लिए प्रत्येक प्रदर्शन एक लाइव पॉइंट इवेंट था। ठीक है, तो उस समय तो आपको पता ही होगा कि कोई भी रिकॉर्डिंग सर्विस नहीं थी, रिकॉर्डिंग कोई चीज नहीं थी जो कि रिकॉर्ड कर सके किसी चीज को, ठीक है, आवाज को। तो जो इवेंट किए जाते थे, जो भी आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत किया जा रहा है रेडियो पे, वो चीज करंटली उस समय रेडियो पे प्ले हो रही थी। मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक तरफ लोग उस चीज को बजा रहे हैं, ठीक है, संगीत गा रहे हैं लाइवली, और वहीं वो संगीत डायरेक्टली प्रसारित भी हो रहा है कहाँ पे, लोगों के पास। जिस प्रकार वर्तमान में आपने देखा होगा लाइव न्यूज होती है, तो वो लाइव न्यूज करंटली वहां पे भी चल रही है और उसके बाद वो हमें दिखाई दे रही है। तो सारी चीजें क्या होती थी, लाइव इवेंट हुआ करती थी। तो ये था आपका यूनिट 1 का चैप्टर 2, जिसमें हमने ऑल इंडिया रेडियो में प्रसारण के बारे में बात करी, प्रोग्रामिंग और नीतियों के बारे में बात करी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि जो भारत अधिनियम है वो वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आप जो वीडियो है उसको 1 से 2 बार देखिए। आपको समझ नहीं आती तो आप अगर कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ भी सवाल पूछेंगे तो हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे लिंक दिए गए हैं, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो आप वहां हमसे पूछ सकते हैं। साथ में एक लिंक और दिया गया है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेल सर्विस, और वो भी फ्री में। ठीक है, जब भी हम कोई मेल प्रस्तुत सॉरी जब भी हम भी कोई भी ब्लॉग प्रस्तुत करेंगे अपनी वेबसाइट पे, तो आपको क्या होगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा और आप डायरेक्टली अपने मेल के थ्रू हमारा ब्लॉग पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।